हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुतगल बायोलॉजी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और पहला हमारा टॉपिक जो स्टार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट है। ठीक है, डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो इसमें अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि मानव पाचन तंत्र की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पाचन देखेंगे, पाचन क्या होता है और हमारे सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और किस तरीके से हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। वीडियो अगर लंबी हो तो आप देखिएगा जरूर, क्योंकि एक ही बार में हम इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग साथ देंगे और पूरा वीडियो जरूर से देखेंगे। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन को डाइजेशन समझना होगा कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को यानी मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी है वो सिंपल चीज़ों को लेने के लिए बनी है। ठीक है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भले ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन वो चीज़ों को सिंपल फॉर्म में ही एब्जॉर्ब या फिर ले सकती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो सीधे हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में जाने के बाद ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है। इसी तरीके से हमारा डाइजेशन का सिस्टम होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हैं नेचर के अंदर, लेकिन वो जब तक सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं होंगे तब तक हम इन्हें नहीं ले सकते। तो जब कॉम्प्लेक्स जो फूड सब्सटेंस है वो सिंपल में चेंज हो जाएंगे, उसके बाद हम उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा हमारे द्वारा या हमारी बॉडी के द्वारा। इसे ही क्या कहेंगे अपन, डाइजेशन या फिर पाचन कहेंगे। ठीक है, ये बेसिक सा डाइजेशन की डेफिनेशन समझ लीजिए, या समझने के लिए एक तरीका आप मान लीजिए। ठीक है, जो भी हम खाना अपन खाते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए। ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के। ठीक है, और माइनर में काफ़ी सारे हो जाते हैं, जैसे विटामिन हो जाती हैं, लवर्स यानी कि हम कहें सॉल्ट्स हो जाते हैं, इसके बाद वाटर है, ये सब माइनर में आते हैं। लेकिन मेजर कौन कौन है, माइक्रो जिसे हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये हमारे जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। और माइक्रो में आपके आ जाएंगे कौन, विटामिन, सॉल्ट्स, वाटर, ये सब माइक्रो में आ जाएंगे, यानी इनकी मात्रा हमें कम चाहिए। लेकिन जो मैक्रो हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड हैं। ठीक है, अब हमारी जो बॉडी है वो तभी इनको एब्जॉर्ब कर सकती है जब इनको कन्वर्ट किया जाए किसमें, सिंपलर फॉर्म में। यदि ये सिंपल फॉर्म में नहीं होंगे तो हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अपन डाइजेशन की बात करें तो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल का मतलब होता है भौतिक रासायनिक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस भी होगी और साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी होगी। दोनों प्रोसेस होने के बाद ही हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। फिजिकल की हम बात करें, जैसे अपन भोजन लेते हैं, सिंपल तरीके में मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन भोजन लेते हैं और भोजन लेने के बाद उसको दांतों के द्वारा पीसा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो ये कैसी प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। फिर उसमें सलाइवा मिलाई जाती है। सलाइवा, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है इसको मोनोसैकेराइड जो है, सॉरी पॉलीसैकेराइड है कार्बोहाइड्रेट का, उसको मोनोसैकेराइड में चेंज करती है, डाइसैकेराइड में चेंज करती है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस चल रही है वो केमिकल प्रोसेस चल रही है। तो इस वजह से जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कैसा है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं डाइजेशन के प्रकार। देखिए, जब अपन ह्यूमंस की बात करते हैं, सॉरी कंप्लीट डाइजेशन की जब अपन बात करते हैं तो इसमें सारे एनिमल्स को अपन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटे जीव हों, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, पॉरीफेरा, या फिर अपन हायर एनिमल्स की बात करें, तो दोनों में अपन डाइजेशन का टाइप्स देखेंगे, किस प्रकार से डाइजेशन भिन्न होता है। सबसे पहला जो टाइप है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, यानी कि अंतराकोशिकीय पाचन। इसका मतलब क्या होता है कि जो फूड मटेरियल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, लेकिन वो फूड वैक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है जो कि सेल के अंदर होती है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, अमीबा हो गया आपका। ठीक है, अमीबा कैसा है, एक सिंगल सेल एनिमल है। तो अब सिंगल सेल एनिमल है वो क्या करेगा, सीधा कोई भी उसके पास छोटा ऑर्गेनिज्म आएगा उसको भक्षण कर लेगा और वो उसकी एलिमेंट्री कैनाल में चली जाएगी, यानी फूड वैक्यूल में चली जाएगी, और उसके सेल के अंदर ही उसका डाइजेशन कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसको वहीं पर एब्जॉर्ब वगैरह जो भी करता है वो कर लिया जाएगा, एक फूड वैक्यूल बन जाएगी सेल के अंदर ही। तो इसे अपन कहते हैं अंतराकोशिकीय पाचन या फिर इंट्रा सेलुलर। दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि बाह्य कोशिकीय या फिर अंतर कोशिकीय पाचन। इसके अंदर क्या होता है कि जो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, वो आउटसाइड ऑफ द सेल होता है, या फिर ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल, उनको कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वहाँ पर डिके कर दिया जाता है। जैसे हम हायर एनिमल्स की बात करते हैं। ठीक है, हमारी जो, जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट यानी कि कुछ खाया, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसका ब्रेकडाउन किया जाएगा, और जब वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, तब उसे सिर्फ एब्जॉर्ब किया जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो कोशिका का पाचन हो रहा है, सॉरी ये जो पाचन हो रहा है ये एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कोशिका के बाहर हो रहा है, और उसको एब्जॉर्ब कोशिका के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए इसे कहेंगे अपन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या फिर बाह्य कोशिकीय पाचन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
अंतराकोशिकीय या फिर अंतरकोशिकीय पाचन में अंतर क्या है, डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब अपन डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो डाइजेशन सिस्टम को जब अपन पढ़ते हैं तो दो पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी आती है एक्सेसरी ग्लैंड्स या फिर सहायक ग्रंथियाँ। एलिमेंट्री कैनाल के ऐसा नहीं है, कुछ लोग समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल हमारी एसोफेगस से स्टार्ट होकर और लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके खत्म हो जाती है। नहीं, हमारी मुख से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल और बिल्कुल रेक्टम पर जाकर वो खत्म होती है। ऐसे ही इसके बीच में कुछ कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि एंजाइम्स सिक्रेट करती हैं, जो कि आसान बनाती हैं भोजन के पाचन को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आहार नाल के पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आती हैं आपकी लार ग्रंथियाँ। ठीक है, ग्रंथियों में ही आ जाएंगी ये लार ग्रंथियाँ। उसके बाद ग्रास नाल आती है यानी ईसोफेगस आती है, फिर आमाशय यानी स्टमक आता है, फिर आंत्र आती है इंटेस्टाइन और फिर मलाशय यानी रेक्टम और रेक्टम के बाद जो एनस है वहाँ पर जाकर के खत्म हो जाती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद सहायक ग्रंथियाँ यानी एक्सेसरी ग्लैंड्स आती हैं जिनमें आपकी लार ग्रंथियाँ यानी सैलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद यकृत यानी लीवर और फिर अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ये अपने एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं और वो एंजाइम जाके भोजन में मिलता है जिससे कि डाइजेशन को काफ़ी आसान बनाया जाता है। यदि एंजाइम हमारी प्रकृति में नहीं होते, नेचर में नहीं होते, तो हम यदि एक फूड पार्टिकल्स को खाएं यानी रोटी का हम एक ग्रास खाएं तो उसको पचने में लगभग 1 साल के आसपास लग जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, नेचर ने सब किसी को बैलेंस करके भेजा है, इसलिए उन्होंने एंजाइम को बनाया और एंजाइम जाके उसको आसानी से डिग्रेड कर देते हैं या फिर आसानी से उसको पाचन कर देते हैं। चलिए एक बार इससे अपन समझ लेते हैं, इस पिक्चर में आसानी से आप लोग समझ पाएंगे कि माउथ में सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, फिर वो ईसोफेगस के अंदर जाता है। ईसोफेगस के बाद उसे स्टमक में भेजा जाता है जहाँ पर गॉल ब्लैडर से निकल के चीज़ें, जो लीवर आता है, लीवर से जो भी सीक्रेट निकलता है वो गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। ठीक है, लीवर जो है एंजाइम्स को बनाता है, उसके बाद और पेनक्रियाज भी जो है एंजाइम्स को बनाता है, उसके बाद गॉल ब्लैडर में उसको स्टोर करके रखता है और वहाँ से फिर उनको सीक्रेट करता है और वो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर सीक्रेट हो जाते हैं, भोजन को पाचन आसानी से वो कर देते हैं। चलिए अब अपन सबसे पहले डाइजेशन इन माउथ की बात करते हैं, यानी कि मुंह में डाइजेशन जो है, पाचन है, वो किस तरीके से होता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अपना माउथ है या फिर इसे अपन बक्कल कैविटी भी कह देते हैं। देखिए सबसे पहले आपने भोजन का एक ग्रास खाया यानी रोटी का एक गस्सा खाया, वो एक काफ़ी बड़ा गस्सा था। ठीक है, तो बॉडी हमारी उसको इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस भोजन के ग्रास को ही छोटे छोटे पीसेज में, मान के चलिए आपने इतना बड़ा ग्रास लिया, उसको ही सबसे पहले छोटे छोटे पीसों में तोड़ा जाएगा। ठीक है, अब इस काम को कौन करेगा, हमारी टीथ करेंगे, दांत पाए जाते हैं मुंह में। ठीक है, उसी के अलावा जीभ पाई जाती है, इसे टंग कहते हैं। तो ये दांत उसको चीरने फाड़ने का काम करेंगे, काट काट के छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। उसके बाद जीभ उसको मिलाएगी और फिर सलाइवरी ग्लैंड से लार को निकाला जाएगा, फिर उसको मिक्स कर दिया जाएगा जिससे कि वो एक तो आसानी से स्वेलिंग किया जा सके यानी उसे आसानी से निगला जा सके और आगे भेजा जा सके। तो अपन देखते हैं कि बक्कल कैविटी के अंदर भोजन का चर्वण किया जाता है यानी मैस्टिकेशन किया जाता है, और इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है आपकी मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि यांत्रिक विधि द्वारा भोजन को काटा जाता है, जैसे कि दांत हैं वो यांत्रिक विधि कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे कि उसको छोटे छोटे पीसों में तोड़ा जा रहा है। इसके बाद एंजाइम आ जाते हैं। ठीक है, और एंजाइम उसको क्या करते हैं, उस पर केमिकल प्रोसेस करते हैं, और केमिकल प्रोसेस करके एंजाइम उसको छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं, लार में, हमारी जो लार है, सलाइवा है, उसमें कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सीक्रेट होते हैं और उसको दांतों के द्वारा जो भोजन कटा हुआ है उसमें मिल जाते हैं। जीभ उनको मिलाने का काम करती है और फिर ये एक कायम बन जाता है। ठीक है, जो कि आगे इसको भेज दिया जाता है। तो माउथ के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, भोजन को तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है। ठीक है, जिसको मैकेनिकल प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद उसमें एंजाइम्स मिलाए जा रहे हैं जिससे उसे रासायनिक या फिर केमिकल प्रोसेस कहेंगे, और उसे छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, और लार का स्रावण या फिर सिक्रेशन कौन करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। देखिए एक होती है पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि हमारी गाल यानी कान के पास पाई जाती है। एक होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि जीभ के नीचे पाई जाती है। सब मैंडिबुलर को हिंदी में बोला जाता है अधः मैंडिबलीय, यानी मैंडिबल जो हमारी ग्रंथि मैंडिबल जो हमारी हड्डी उसके नीचे पाई जाती है, उसके नीचे। ठीक है, और दूसरी आती है आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, जो कि कहाँ पाई जा रही है, जीभ के नीचे पाई जा रही है। तो इस तरीके से हमारी जो ग्रंथियाँ हैं, ये 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो कान के पास यानी गाल के पास पाई जाती है, और दूसरी है सब मैंडिबुलर जो मैंडिबल जो ग्रंथि है, जो हमारी मैंडिबल हड्डी है जबड़े की नीचे वाली, उसके नीचे पाई जा रही है। और एक सब लिंगुअल ग्लैंड है जो कि जीभ के नीचे पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ से सीक्रेट होता है किसका, लार का सीक्रेशन होता है। लार की अपन बात करें
कि जो फंक्शंस है सलाइवा के वो क्या है। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि लार का जो टोटल अमाउंट कितना होता है। तो 1 से लेकर 1.5 लीटर 24 घंटे के अंदर लार जो है हमारे मुंह के अंदर सीक्रेट हो जाती है। ये एक बेसिक आंकड़ा है, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर पर डे के अंदर ये सीक्रेट हमारे मुंह के अंदर हो जाती है। यदि हम इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच जो है 6.3 से लेकर 6.8, यानी कि हम इसे डाइल्यूट एसिडिक कह सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अम्लीय भी नहीं है और ये न्यूट्रल भी नहीं है, और तो साथ ही साथ ये बेस भी नहीं है यानी क्षार भी नहीं है। तो ये तनु अम्लीय है यानी डाइल्यूट एसिडिक है, बहुत कम एसिडिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये क्या करती है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो टाइलिन आपका एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन क्या करता है, सबसे पहले स्टार्च है, स्टार्च का एक पॉलीसेकेराइड है, उसको डाइसेकेराइड यानी माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। जैसे कि आपने कोई चावल खाए, ठीक है, चावल के अंदर क्या है, स्टार्च है, तो स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड के अंदर टाइलिन नाम का एंजाइम मिलेगा और ये माल्टोज के अंदर उसे चेंज कर देगा। अब माल्टोज जो है वो डाइसेकेराइड है, और डाइसेकेराइड के अंदर फिर एंजाइम मिलेगा माल्टेज, और ये इसको लास्ट में किसके अंदर चेंज कर देगा, ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देगा। तो इस तरीके से जो आपका पॉलीसेकेराइड था वो किसके अंदर चेंज हो गया, मोनोसेकेराइड के अंदर। अब ग्लूकोज को हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे बाद में क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, ठीक है। चलिए अगली चीज़ जो सलाइवा का फंक्शन है वो है मेक स्वेलिंग फूड ईजियर, यानी कि यदि वो जो भोजन है वो लसलसा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, तो उससे निगलना जो है वो आसान हो जाएगा। यदि हम किसी रफ चीज़ को निगलेंगे तो हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, लेकिन जब उसे लसलसा बना दिया जाएगा तो आसानी से उसे निगला जा सकता है। दूसरी चीज़ हम बात करें एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ फाइटिंग ऑफ बैक्टीरिया इंटरिंग द माउथ। भोजन हमने लिया तो भोजन एक आउट की यानी हमारी बॉडी के बाहर की चीज़ है, तो उस भोजन के साथ कई सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं, वायरसेस आ सकते हैं, कुछ छोटे मोटे जो नुकसानदायक चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो उन्हें मारने के लिए हमारे नेचर ने हमें क्या दिया है, लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम हमारी लार के अंदर पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को वहीं की वहीं ख़त्म कर देता है, यानी हमारे मुंह में ही ख़त्म कर देता है। यदि लाइसोजाइम एंजाइम से भी कोई बैक्टीरिया वायरस बच जाता है वो फिर हमारी आमाशय में जाकर HCl से उसे मार दिया जाता है। वहाँ भी यदि वो बच जाता है तो फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमें बीमारी या फिर जो कॉज करता है, कोई भी डिजीज़ हमें होती है तो वो कॉज करता है, फिर उसे एंटीबायोटिक द्वारा सही किया जाता है, ठीक है। अगला जो है वो है लुब्रिकेंटिंग इफेक्ट दैट प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, श्लेष्मा की जो ग्रंथियाँ हैं, यानी जो श्लेष्मी जो परत है हमारी ऑर्गन्स के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेंट देता है, ठीक है। यदि वो चिकने नहीं होंगे, भोजन लसलसा नहीं होगा, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो सकती हैं। तो ये फंक्शंस है किसका, सलाइवा का हमारी बॉडी यानी हमारे मुख के अंदर। चलिए आगे अपन देखते हैं कि जब भोजन आपका मुंह में उसका पाचन हो चुका, डाइजेशन हो चुका, यानी कि अब वो एक तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, साथ ही साथ उसमें जो एंजाइम्स है वो मिल चुके हैं। अब जब वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, ग्रासनाल यानी ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस के अंदर जब वो आएगा, और ये फूड का वो मटेरियल है जो हमने देखा, तो जब ये मुख से ईसोफेगस के अंदर आता है तो इसका नाम बदल जाता है, तो इसे साइंटिफिक भाषा में कह दिया जाता है बोलस, ठीक है। साइंटिफिक नेम है इसका बोलस, बोलस इसे कह दिया जाता है। और ये ईसोफेगस जो है जीव के द्वारा ईसोफेगस में भेज दिया जाता है इसे, ठीक है। ये क्रिया हमारी ऐच्छिक होती है, वॉलेंट्री होती है, यानी कि हम चाहेंगे तो भोजन को निगलेंगे, अन्यथा उसको बाहर फेंक देंगे। अगर हमें पसंद नहीं आएगा तो कुछ लोग उसे मुंह से ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसे निगल लिया जाएगा, स्वेलिंग कर लिया जाएगा, तो फूड आगे आकर इसोफेगस में से निकल के स्टमक में उसे भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारी इसोफेगस है वो क्या करती है, एक लंबी नली जैसी संरचना होती है, आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, लंबी नली जैसी संरचना है जो हमारे मुख को किससे जोड़ रही है, स्टमक से जोड़ रही है, ठीक है। हमारे मुख को किससे जोड़ रही है, स्टमक से जोड़ रही है। अब इसके अंदर जब भोजन आता है तो वो क्रमानुकुंचन गति करता है, यानी इंग्लिश में बात करें तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा भोजन हमारा इसोफेगस में गति करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, क्रमानुकुंचन गतियाँ क्या होती हैं कि एक बार संकुचन होगा, एक बार शिथिलन होगा, ठीक है। इसे कहा जाता है क्रमानुकुंचन, यानी एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये चलता रहता है, जिससे भोजन आगे बढ़ता रहता है। इसे ही कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस तरीके से भोजन हमारा किसके अंदर आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है। और अब अपन देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक जो है हमारा वो डाइजेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो स्टमक की हम बात करें तो देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ इसोफेगस से ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसोफेगस यहाँ आकर भोजन को छोड़ दिया, यहाँ पर एक भोजन को छोड़ दिया जाएगा और इसमें गिरा दिया जाएगा। अब देखिए जब आमाशय की मैं बात करते हैं तो आमाशय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट होता है इसका कार्डियक भाग, दूसरा होता है इसका फंडस भाग,
और तीसरा होता है इसका पाइलोरस भाग। इन 3 भाग में ये डिवाइड रहता है और ये चौथा एक पार्ट सी मान लीजिए इसकी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी यानी शरीर को इसको कहा जाता है। अब इन 3 भागों के अलग अलग नाम है। देखिए कार्डिया भाग इसे क्यों कहा गया, क्योंकि ये हार्ट के पास होता है, ठीक है, इसलिए इसे कार्डियक पोर्शन कह लेते हैं। दूसरा फंडस यानी कि फूला हुआ भाग है, बिल्कुल जे आकार का इसका शेप रहता है स्टमक का, तो ये फूला हुआ भाग है, कर्व भाग है, इसलिए इसे फंडिक कह दिया जाता है। अगला है पाइलोरस, जिसे पाइलोरिक भी कह देते हैं यहाँ पर, दूसरा ही नाम इसका पाइलोरिक भी है। तो इस तरीके से हमारा स्टमक डिवाइड रहता है 3 पार्ट्स में, ठीक है। और यहाँ पर जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वॉल्व पाए जाते हैं जो कि निर्धारण करते हैं कि हाँ भोजन ईसोफेगस से स्टमक में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि भोजन एक बार स्टमक में आ गया तो वो दोबारा ईसोफेगस में ना चला जाए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वॉल्व पाए जाते हैं। उन वॉल्व को कहा जाता है स्टमक ऑसोपेथोसिस स्फिंक्टर, ठीक है, ये वॉल्व पाए जाते हैं। अगला अपन बात करते हैं इसी के अंदर, तो आमाशय में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, इसका जो काम है वो क्या है कि गैस्ट्रिक जूस बनता है, और गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में बोला जाता है जठरीय रस या फिर जठर रस। जठर रस के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है HCl, ठीक है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं इस जठर रस के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो भोजन का डाइजेशन करते हैं या फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में या जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर तोड़ने का काम करते हैं। अब इसके अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो अलग अलग भाग में पाई जाएंगी, वो हम आगे देखेंगे सबसे पहले। लेकिन हम उनका नंबर की बात करें तो उनका नंबर होता है 3,50,00,000। 3,50,00,000 ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि जठर रस का स्रावण करती हैं। अब जठर रस अलग अलग भागों में अलग अलग जठर रस पाए जाएंगे, वो अपन देखते हैं। देखिए सबसे पहले कार्डियक जो भाग है उसके अंदर कार्डियक ग्लैंड पाई जाती हैं, और उन कार्डियक ग्लैंड से जो निकलता है वो श्लेष्मा निकलती है, और श्लेष्मा को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है म्यूकस, ठीक है। ये जो श्लेष्मिक ग्रंथियां हैं या कार्डियक ग्लैंड्स हैं, ये कार्डियक ग्लैंड्स कैसी होती हैं, सिंगल होती हैं और ट्यूबुलर फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और ये म्यूकस का स्रावण करती हैं, श्लेष्म का स्रावण करती है, जो भोजन को लसलसा बनाए रखता है। एक बार तो भोजन को लसलसा बना दिया गया कहाँ, मुख में, और दोबारा भोजन को लसलसा बनाया जाएगा, यानी श्लेष्मा की तो जरूरत पड़ती रहती है। देखिए तो आमाशय में भी श्लेष्मा निकलता रहता है जो कि भोजन को लसलसा बनाए रखता है और आहार नाल में भोजन को आगे आसानी से भेजा जा सके। दूसरा जो भाग था वो फंडिक पोर्शन था, और फंडिक पोर्शन के अंदर फंडिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 2 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहली होती है चीफ सेल्स, या फिर इन्हें ही कहा जाता है सेंट्रल सेल्स, या फिर इन्हें ही कहा जाता है जाइमोजन सेल्स, ठीक है। और दूसरी होती है पेरिटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। जो चीफ सेल्स होती हैं उनसे अलग अलग प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि आपका निकलता है पेप्सिन, ठीक है, उसके बाद निकलता है आपका रेनिन, और इन एंजाइम के अलग अलग काम हैं। और दूसरा निकलता है लाइपेज या फिर गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। ये 3 एंजाइम बेसिकली किससे निकलते हैं, चीफ सेल से निकलते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी डिटेल में हो जाता है ये क्वेश्चन, कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो जो पेप्सिन एंजाइम है वो आमाशय के किस भाग से निकलता है। तो फंडिक ग्लैंड्स यानी फंडिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनमें चीफ सेल्स इसका निर्धारण या फिर जो है श्रावण करती हैं। दूसरी होती है पेरिएटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल, ये निकालती हैं किसको, HCl को। तो ये किसका श्रावण करती हैं सर, HCl का श्रावण करती हैं, जो कि क्या है, बहुत ही एसिडिक होता है, ठीक है। जठर रस की अपन बात करें तो जठर रस का जो पर डे का सिक्रेशन है वो है 1 से 3 लीटर पर डे, ठीक है। 1 से 3 लीटर 24 घंटे के अंदर ये निकल जाता है। और इसका जो pH है वो pH काफ़ी एसिडिक होता है, 1 से लेके 1.5 तक। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक pH हो जाती है, एक pH बिल्कुल ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण करी, किसकी, चीफ सेल्स और ऑक्जेंटिक या फिर पेरिटल सेल। तीसरी जो ग्रंथियाँ बचती हैं वो पाइलोरिक ग्लैंड होती हैं, और पाइलोरिक ग्लैंड किसमें पाई जाती है, पाइलोरस भाग में पाई जाती हैं। और यहाँ से क्या निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ पेप्सिन, थोड़ा सा पेप्सिन एंजाइम निकलता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा श्लेष्मा भी निकलती है। आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जो कार्डियक ग्लैंड है वहाँ से क्या निकलती है, म्यूकस निकलती है यानी श्लेष्मा निकलती है। फंडिक जो ग्लैंड है उनसे क्या निकलती है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, HCl निकलता है। और जो लास्ट की पाइलोरिक ग्लैंड है उससे दोनों चीज़ें निकलती हैं। चलिए, तो ये हो गया एंजाइम, क्या क्या जो सिक्रेशन निकलते हैं। तो ये हो गया अपना एंजाइम या फिर स्टमक से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, ये हमने देख लिया। और जो जठर रस है यानी गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो भी हमने देख लिया। पेप्सिन एंजाइम की हम बात करें तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन सबसे पहले प्रोटीन्स पर जाएगा और प्रोटीन को प्रोटीएजेज में चेंज करेगा, और फिर उसको लास्ट में पेप्टोन्स में बदल देगा, यानी प्रोटीन को इसने किस में बदल दिया, पेप्टोन्स के अंदर ये चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। आप याद कैसे करेंगे, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, ठीक है।
दूसरी अपन बात करते हैं रेनिन की। तो रेनिन एंजाइम किसका हम कहें पाचन करता है, तो रेनिन पाचन करता है आपका कैशीन प्रोटीन का। ठीक है, जो कैशीन प्रोटीन दूध के अंदर पाई जाती है वो किसका पाचन करती है, रेनिन उसका पाचन करता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो रेनिन करता है, क्योंकि उसके अंदर कैशीन प्रोटीन पाई जाती है और कैसीन प्रोटीन को कौन पचाता है, रेनिन एंजाइम पचाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो लाइपेज एंजाइम है आपका वो लिपिड का पाचन करता है, यानी वसा का पाचन करता है। इसे भी आप कैसे याद करेंगे, ला से लिपिड और ला से लाइपेज। ठीक है, अब अपन बात करते हैं HCl की कि HCl क्या काम करता है। तो HCl बेसिकली पचाने का कोई भी काम नहीं करता, लेकिन ये जो पेप्सिन या फिर रेनिन है, ठीक है, पेप्सिन या फिर रेनिन है, इनका सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, और इनको एक्टिव करने का काम करता है जैसे पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, यानी कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन का इनएक्टिव पेप्सिन की जो इनएक्टिव फॉर्म है वो क्या है, पेप्सिनोजन, और रेनिन की जो इनएक्टिव फॉर्म है वो क्या है, प्रोरेनिन। इनमें HCl मिलेगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर चेंज होगा, प्रोरेनिन किसके अंदर चेंज होगा, रेनिन के अंदर, तब ये एक्टिव फॉर्म में आता है। तो HCl की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इनको एक्टिवेट फॉर्म में लाता है। दूसरी HCl की हम बात करें तो ये भोजन के साथ आए हुए कोई हानिकारक बैक्टीरिया आ गई, वायरस आ गई, तो उनको नष्ट कर देता है, यानी इन्फेक्शन होने से ये बचाता है। तीसरी हम बात करें तो ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, सबसे पहले जो भोजन था वो मुंह से आया तो वहाँ पर बहुत कम अम्लीय था, लार की जो अम्लीयता थी वो बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पर जो अम्लीयता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अम्लीय माध्यम में आसानी से डिजोल्व हो जाती हैं, यानी पच जाती हैं, तो वहाँ पर ये इनको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो ये HCl का काम है। दूसरा श्लेष्मा और पेप्सिन आपको पता ही है, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ श्लेष्मा जो है भोजन को लसलसा बनाने का काम करती है। तो ये काम कहाँ तक हो चुका है, ये काम आपका आमाशय में हो चुका है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, ग्रंथियों की बात करते हैं। तो लीवर क्या है, एक सहायक ग्रंथि है। ठीक है, इसी तरीके से आपका पैनक्रियाज है, ये भी क्या है, एक सहायक ग्रंथि है। 3 सहायक ग्रंथियां मैंने आपको बताई थी, सैलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि, वो मैंने आपको बता दी। अब अपन 2 की बात करेंगे, लीवर और पैनक्रियाज। अब देखिए, भोजन का जो पाचन है वो स्टमक के अंदर हो चुका है। स्टमक से इसे कहाँ भेजा जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने से पहले ही हमारी जो सहायक ग्रंथियाँ हैं वो अपना काम स्टार्ट कर देंगी, यानी कि वो अपने एंजाइम्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हम इस एंजाइम को समझ लेते हैं, फिर अपन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे भोजन पहुंचेगा, उसका पाचन वहाँ कैसे होगा, वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लीवर की बात करते थे, लीवर में कौन सा एंजाइम बनता है। तो लीवर के अंदर जो एंजाइम बनता है उसे कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस उसे कहा जाता है, या फिर हिंदी में उसे पित्तरस कहा जाता है। ठीक है, एंजाइम बनाती है पित्तरस और उसे स्टोर करके कहाँ रखा जाता है, गॉल ब्लैडर में या फिर पित्ताशय में उसे स्टोर करके रखा जाता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो 2 नलियाँ हैं ये इस गॉल ब्लैडर के अंदर बन रही हैं। ठीक है, चलिए अब आप इस डायग्राम में एक चीज़ समझिए कि इस गॉल ब्लैडर के अंदर जो लीवर ने बनाया वो भी रख दिया, साथ ही साथ पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज में भी जो रस बनेगा, पैनक्रियाजिक जो रस बनेगा उसे कहा जाता है पैनक्रिएटिक जूस, या फिर हिंदी में कहा जाता है अग्नाशयी रस। ठीक है, सबसे पहले अपन बाइल जूस की बात कर लेते हैं। बाइल जूस जो है वो पर डे 500 से 1000 ml निकलता है, यानी 24 घंटे के अंदर 500 से 1000 ml वो निकलता है। इसका जो pH है वो कैसा है, 7.7 से लेके 8.6 तक, यानी कि ये कैसा है, ये क्षारीय माध्यम होता है। अब देखिए, आमाशय के अंदर से एसिडिक मीडियम में भोजन निकला, ठीक है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो अब और ज़्यादा उसे एसिडिक बना दिया जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें एसिडिक मीडियम में पचनी थी वो एसिडिक मीडियम में आमाशय में पच चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मीडियम कैसा चाहिए, बेस चाहिए, यानी क्षारीय माध्यम चाहिए। तो अब उन्हें क्षारीय माध्यम कौन प्रदान कराएगा, बाइल जूस उनको क्षारीय माध्यम प्रदान कराएगा। लीवर के अंदर बाइल जूस बना, गॉल ब्लैडर के अंदर उसे एकत्रित किया गया, गॉल ब्लैडर से उसे निकाल के इस डक्ट में ला दिया जाएगा। ठीक है, इस डक्ट में लाने के बाद पैनक्रियाज से क्या बनेगा, अग्नाशयी रस बनेगा, और अग्नाशयी रस इस डक्ट के द्वारा आ जाएगा। और इस कॉमन जो डक्ट है, यानी कि गॉल ब्लैडर से भी डक्ट आ रही है और पैनक्रियाज से भी जो डक्ट आ रही है, इसे कहा जाता है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अग्नाशयी रस की, यानी अग्नाशयी रस में क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बाइल जूस की एक और चीज़ देख लेते हैं कि बाइल जूस में पित्त लवण भी पाए जाते हैं, यानी बाइल पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, जिसमें आपका बिलिरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, यूरोक्रोम हो गया, तो ये किसके अंदर आते हैं, पित्त लवण के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अपन अग्नाशयी रस की बात करते हैं कि अग्नाशयी रस के अंदर क्या होता है। तो अग्नाशयी रस जो है वो भी एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है, यानी इसका जो मीडियम है वो भी क्षार है। और अग्नाशयी जो रस है उसका श्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, एसिनी कोशिकाएं।
एसिनी सेल्स पाई जाती हैं, एसिनाई सेल्स पाई जाती हैं अग्नाशय के अंदर, जो कि किसका स्रावण करती हैं, पैनक्रियाटिक जूस का स्रावण करती हैं। इसकी मात्रा की हम बात करें तो ये 500 से 800 ml पर 24 घंटे के अंदर ये निकलता है, यानी 24 घंटे के अंदर ये 500 से 800 ml निकल जाता है। और इसकी पीएच की बात करें तो इसका पीएच होता है 8, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है, तो क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करा रहा है, गॉल ब्लैडर के अंदर जो लीवर ने बनाया बाइल जूस, और दूसरा अग्नाशय रस, दोनों कैसा मीडियम देंगे, क्षारीय माध्यम देंगे। ठीक है, दूसरी हम बात करें अग्नाशय रस के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय रस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन हो गया आपका, ठीक है, कीमोट्रिप्सिनोजन हो गया, उसके बाद सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, एमाइलेज या एमाइलोपेप्सिन, लाइपेज, ये सब क्या है, एंजाइम है, और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, अग्नाशय रस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। भोजन अब किसके अंदर आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है, और अब इसका नाम है, सबसे पहले क्या था, बोलस था, बोलस के बाद वो काइम होगा, और काइम के बाद अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाएगा, काइल रख दिया जाएगा। क्या रख दिया जाएगा, काइल इसका नाम रख दिया जाएगा। मुख गुहा से भोजन निकला, बोलस था, आमाशय में आया, काइम हो गया, आमाशय से निकला, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो क्या हो गया, काइल हो गया। अब काइल का पाचन होगा किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। काइल में क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं, जठर रस मिल चुका है, अग्नाशय रस मिल चुका है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी 8 मीटर के आसपास इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो भीतरी सतह है उस पर 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली होती हैं ब्रूनर की ग्रंथियाँ, ठीक है, और तीसरी होती है इंटेस्टाइन ग्लैंड। जो ब्रूनर की ग्रंथियाँ हैं ये मुख्य रूप से क्या करती हैं, श्लेष्मक सतह पर पाई जाती हैं, और ये भी एक क्षारीय पदार्थ का स्रावण करती हैं, जिसे म्यूसिन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, म्यूसिन। और म्यूसिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तीसरी हम बात करें जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं या फिर आंतरीय जो ग्रंथियाँ होती हैं, बिलाई के बीच में पाई जाती हैं। देखिए, आंत्र जो है छोटी आंत, उसकी सतह पर छोटी छोटी बिलाई पाई जाती हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, जो कि इसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ठीक है, इन रसांकुरों के बीच बीच में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, और ये किसका स्रावण करती हैं, ये भी म्यूकस का स्रावण करती हैं, और जिसमें कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने किसकी देखी, स्मॉल इंटेस्टाइन की देखी, यानी कि छोटी आंत के बारे में हमने बात की। अब देखिए, छोटी आंत की बात करें तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसे बोला जाता है ड्यूडेनम, इसका बीच वाला जो पॉइंट है काफ़ी कुंडलित भाग होता है, उसे बोला जाता है जेजुनम, और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इलियम जिसे कहा जाता है, वो किससे जुड़ता है, बड़ी आंत से जाके जुड़ जाता है। अब देखिए, हम एक बार पाचन को देख लेते हैं कि किस किस तरीके से जो मैक्रोमोलिक्यूल से उनका पाचन हुआ। सबसे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट के पाचन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन था वो मुख गुहा में हुआ थोड़ा सा, तो जिसमें लाल ग्रंथियों ने एंजाइम मिलाया एमाइलेज, और वो माल्टोज में बदल गई। ठीक है, उसके बाद आमाशय के अंदर थोड़ा सा पाचन हुआ, उसके बाद छोटी आंत में था, उसमें अग्नाशय रस आए। ठीक है, अग्नाशय रस ने उसमें पाचन कर दिया। उसके बाद जो है वो आपके किस में चेंज हो गए, मोनोसैकेराइड के अंदर चेंज हो गए। जैसे जो माल्टोज था वो माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज में बदल गया, जो सुक्रोज था वो सुक्रेज के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल गया, जो लैक्टोज था वो लैक्टेज एंजाइम के द्वारा इसमें बदल गया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का। तो प्रोटीन सबसे पहले जो आमाशय था यानी स्टमक था उसके अंदर आई, वहाँ से जठर ग्रंथियों ने प्रोटीन्स का जो पाचन किया वो पेप्सिन एंजाइम ने किया, और किसके अंदर बदले, वो प्रोटीज या फिर पेप्टोन्स के अंदर उसे चेंज कर दिया। उसके बाद छोटी आंत में प्रोटीन आई और वहाँ पर अग्नाशयी रस आया जिसे पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और वहाँ पर भी प्रोटीन को चेंज कर दिया गया पॉलीपेप्टाइड या फिर डाईपेप्टाइड के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं बसाक की। तो बसाक का जो पाचन है वो छोटी आंत में ही होता है सबसे ज़्यादा, और लीवर का जो बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस के द्वारा बसाक को ट्राइग्लिसराइड या फिर अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। दूसरा जो अग्नाशयी रस है उसमें भी थोड़े से एंजाइम्स होते हैं जो कि बसाक का पाचन कर देते हैं, और वो ट्राइग्लिसराइड को किसके अंदर बदल देते हैं, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर देते हैं। इस तरीके से कंप्लीट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका पाचन है वो हो जाता है। अब बात करते हैं भोजन के अवशोषण की, यानी पाचन हो चुका है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर चेंज हो चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कि वो किस तरीके से आपके अवशोषित होंगे, यानी भोजन जो है वो पहुंचेगा कैसे हमारी सेल्स तक। तो अवशोषण का काम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। यानी अब अपन बात करते हैं बड़ी आंत की। भोजन का जो पाचन है वो छोटी आंत के अंदर हो चुका। बड़ी आंत की अपन बात करते हैं तो देखिए, छोटी आंत यहाँ पर आकर समाप्त हुई, इलियम उसका लास्ट वाला भाग था, अब ये बड़ी आंत में आकर जुड़ गई। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सबसे पहला सीकम, दूसरा होता है कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम, और लास्ट में एनस पे जाके बड़ी आंत जो है वो खत्म हो जाती है। अब देखिए,
जो कोलोन है वो सबसे बड़ा भाग है इसका, इसलिए इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले असेंडिंग कोलोन, फिर है ट्रांसवर्स कोलोन और लास्ट में है डिसेंडिंग कोलोन और फिर है एक सिग्मॉइड कोलोन। आप जो सीकम है जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ की एक छोटी सी उंगली जैसा प्रवर्ध निकला रहता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कुछ नहीं है, एक अपशेषी अंग है। पहले इसके अंदर एंजाइम पाए जाते थे जो कि स्टार्च वगैरह का पाचन, सेल्यूलोज का पाचन कर देते थे। सॉरी, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते थे जो सेल्यूलोज का पाचन कर देते थे, लेकिन हम अभी सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते, ये इसलिए अपशेषी अंग के रूप में रह गया है। कभी कभी इसमें पेन होने लगता है तो इसे सर्जरी के दौरान बाहर फेंक दिया जाता है, अपेंडिक्स को बाहर निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जो पालतू पशु होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनके अंदर ये अपेंडिक्स है वो विकसित होता है, तो वो सेल्यूलोज का पाचन आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका हम कहें बड़ी आंत है उसके 3 भाग हुए, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस। ठीक है, भोजन आएगा और भोजन का अवशोषण होगा। ठीक है, अब अवशोषण देखिए, हम अवशोषण को एक अलग से पढ़ के देखते हैं एक बार। तो भोजन में किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं कि आमाशय के अंदर भोजन का पाचन हुआ, लेकिन अवशोषण काफ़ी सीमित मात्रा में हुआ। थोड़ा सा जल का उसने अवशोषित कर लिया, थोड़ा सा ग्लूकोज और थोड़ा सा एल्कोहल को उसने अवशोषित कर लिया। अब बात करते हैं अपन आंत्र की बात करते हैं। तो आंत्र में यानी बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन अवशोषण किया जाता है। ठीक है, जो खाने योग्य चीज़ होती हैं, जो अवशोषित करने योग्य पदार्थ होते हैं, वो छोटी आंत में ही अवशोषित कर ले जाते हैं। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसे बड़ी आंत में भेजा जाता है और यहाँ से सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब कराया जाता है। ठीक है, यानी बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ किसका एब्जॉर्प्शन होगा, जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो जब बड़ी आंत के द्वारा सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, यानी भोजन से जो भोज्य पदार्थ थे उनमें छोटी आंत ने एब्जॉर्प्शन कर लिया, उसके बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत के द्वारा कर लिया, उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं उसे अपन कहते हैं फीसस, या फिर हिंदी में बोला जाता है उसे बिस्टा। तो मल जो है वो कहाँ पर आकर एकत्रित हो जाता है, रेक्टम के अंदर एकत्रित हो जाता है, और जब रेक्टम पूर्णतः भर जाता है तो फिर एनस के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से जो पाचन है वो आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बताइए। बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारी चलेगी। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।